अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फाइलम मोलस्का। ठीक है, तो ये बीएससी और एमएससी जोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, हम बात करें मोलस्क की, ठीक है ना। तो फाइलम मोलस्का के अंदर जो मेंबर आते हैं वो मोलस्क हैं, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में हम मोलस्क की करेक्टरिस्टिक्स की डिटेल डिस्कशन देखेंगे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे मोलस्क के करेक्टरिस्टिक्स की डिस्कशन। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलस्क्स। ठीक है, तो अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मोलस्क की जो बॉडी होती है, बॉडी के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक हेड और फुट वाला पार्ट, और दरमियान में जो ये वाला सारा मौजूद है ऑर्गन्स वगैरह, ये है इसका विजरल मास। ठीक है, तो जो नॉन मस्कुलर रीजन है, ठीक है ना, तो ये वाला सारा क्या है, ये इसका विजरल मास है, और ये हेड फुट रीजन है। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पोर्शन होते हैं बॉडी के। ठीक है, एक है हेड और फुट रीजन, और दूसरा कौन सा होता है इसका, विजरल मास। क्लियर, फर्स्ट करेक्टर है ये इसका। अच्छा, उसके बाद वो बात करते हैं इसके सेकंड करेक्टर की। तो वन बाय वन हमने यही डिटेल डिस्कशन यहाँ पे देखनी है। तो सेकंड में वो कहता है कि इसकी जो बॉडी होती है ना, उसमें एक लेयर होती है जिसको आप कहते हो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जिसको आप कहते हो मेंटल। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो इस डायग्राम में, ये जो है मैंने ब्राउन कलर से मार्क किया हुआ है, शेल है ऊपर, शेल के नीचे क्या मौजूद है, मेंटल। ठीक है, ये क्या है, मेंटल। तो मेंटल बेसिकली है क्या, मेंटल शेल और विजरल, शेल के नीचे है और विजरल मास के ऊपर है, ये सारा पोर्शन है इसका विजरल मास। ठीक है, इसके ऊपर ये मेंटल मौजूद है और शेल के क्या नीचे है। तो शेल और विजरल मास के दरमियान में जो ये ब्राउन कलर की लाइन है, ये इसका मेंटल है। ठीक है ना, तो प्रेजेंट बिटवीन शेल एंड दी विजरल मास। तो मेंटल ने सिक्रिएट करनी होती है, एक जो है मास सिक्रिएट करना होता है, जिसको आप कहते हो शेल। तो ये कैल्सियस शेल जो है ये बेसिकली मेंटल ही सिक्रिएट करता है, ये नीचे से इसने सिक्रिएशन करनी होती है मेंटल ने इस शेल की। तो शेल बेसिकली बनता है इस मेंटल की सिक्रिएशन से। ठीक है, तो मेंटल का काम क्या है, इसने कुछ कैल्सियस शेल जो है वो सिक्रिएट करने होते हैं अपने ऊपर। ठीक है, तो जिसकी वजह से मेंटल का दूसरा काम क्या है, इट विल कवर द विजरल मास, क्योंकि विजरल मास के ऊपर मौजूद है, तो ये विजरल मास को भी कवर करता है। ठीक है, तो पहले बात क्या है कि बॉडी के दो पोर्शन होते हैं, पहला करेक्टर इसका एक हेड फुट रीजन और एक विजरल मास का रीजन। दूसरा करेक्टर है कि मेंटल इसका होता है, मेंटल जो एक लेयर है जिसने अपने ऊपर शेल की सिक्रिएशन करनी है और अपने नीचे जो है वो विजरल मास को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मेंटल ने ना कैविटी बनानी होती है, जिसको आप कहते हो मेंटल कैविटी। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी। तो अगर हम इसकी बात करें ना कि मेंटल कैविटी क्या होती है, तो मेंटल ने एक खाली स्पेस बनानी होती है, ये पॉइंट नंबर 3 है। अच्छा, तो अगर हम बात करें ना मेंटल कैविटी की, मेंटल कैविटी, ठीक है, तो एक खाली स्पेस होती है मेंटल कैविटी। ठीक है, यहाँ पे इस खाली स्पेस में मोस्टली जो होता है ना, यहाँ से जो होती है वो गैस एक्सचेंज करवाई जाती है। ठीक है, जो है डाइजेस्टिव वेस्ट को इस जगह से निकाला जाता है और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट को यहाँ से निकाला जाता है। तो आप ये देख सकते हो ये एक खाली स्पेस है। ठीक है, ये मेंटल कैविटी है। ठीक है, और बेसिकली क्या होता है, मैंने यहाँ पे ये गिल्स बनाए हुए हैं। तो अगर लैंड स्नेल्स है, ये एक समझो आपके, ये एक मोलस्क का मेंबर है ना स्नेल, तो एक लैंड जो है, सॉरी, ये एक्वेटिक स्नेल की केस है। ठीक है, ये पानी में रहने वाले स्नेल की बॉडी है। तो इसके अंदर इस मेंटल कैविटी में क्या मौजूद है, गिल्स। ठीक है, तो मेंटल कैविटी का सबसे पहली बात हम करते हैं कि इस जगह पे अगर जो है वो इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का या इक्वेटिक मोलस्क का केस है, जिसमें बेसिकली मोस्टली एग्जांपल ली जाती है स्नेल्स की, तो उनके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे इस मेंटल कैविटी में होते हैं गिल्स। गिल्स का काम क्या होता है हमें पता है, गैस एक्सचेंज। ठीक है, गैस का एक तबादला करवाना, गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके आना। ठीक है, तो गिल्स का काम है। और अगर ये जो है वो मोलस्क या फिर स्नेल जो है वो है टेरेस्ट्रियल,
तो ये मेंटल कैविटी टेरेस्ट्रियल के केस में क्या होती है, यहाँ पे गिल्स की जगह होते हैं लंग्स, ठीक है, यहाँ पे लंग्स मौजूद होंगे। क्लियर, ठीक है। तो उसके बाद वो कहता है कि ये जो मेंटल कैविटी है यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा वो कहता है कि यहाँ पे जो मेंटल कैविटी इसका और भी काम है वो है कि इसने यहाँ से एक्सक्रिएशन करवाई जाती है वेस्ट की, ठीक है ना। कोई भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट वगैरह को इस कैविटी से बाहर एक्सक्रीट करवाया जाता है। आप देख सकते हो ये ट्यूब्स सी लगी हुई हैं, ये ट्यूब्स बॉडी से बाहर की हैं, ठीक है ना। जिस तरह के ये था इसका स्टमक के अंदर सारा जो प्रोसेस हुआ है डाइजेशन का, तो अनडाइजेस्टेड फूड को यहाँ से बाहर रिमूव करवा दिया गया है, एलिमिनेट करवा दिया गया है। तो एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है यहाँ पे जो मेंटल है ये सीलोम से भी जो है वो हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट वगैरह मौजूद है यहाँ पे फिल्टर किया गया है, उसको भी इस ओपनिंग के ज़रिए बाहर निकाला जाएगा। तो मेंटल कैविटी का बेसिकली रोल क्या है, इसने एक्सक्रिएशन करवानी है ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट की एक्सक्रीशन ये करवाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो मेंटल कैविटी का एक और काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज यहाँ पे गिल लंग होते हैं, दूसरी बात एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगी, क्योंकि ट्यूब्स सारी इधर को खुल रही हैं मेंटल कैविटी की तरफ। और तीसरा काम है कि ये वो रास्ता है जहाँ से एलिमिनेशन करवाई जाती है, एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट। मैंने आपको वो ट्यूब दिखा भी दी जिसने डाइजेस्टिव वेस्ट को यहाँ से एलिमिनेट करवाना है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है, वो कहते हैं कि यही वो रास्ता है जहाँ से रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है। रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट भी इस मेंटल कैविटी के ज़रिए ही बाहर निकाली जाती हैं। स्पर्म्स वगैरह को और फर्टिलाइज्ड एग को भी बॉडी से बाहर यहाँ से ही निकाला जाएगा। क्लियर, लगी समझ इसकी भी। तो ये था इसका मेंटल कैविटी का काम। तो सबसे पहले क्या उसने बात की कि इसके दो पोर्शन है, फिर मेंटल की बात की, मेंटल कैविटी की बात की। अब हम बात करते हैं इनकी बॉडी की सिमेट्री की। तो 4 पॉइंट है सिमेट्री। तो ये ऑफकोर्स ये शो करते हैं, जो हमारे पास मोलस्क होते हैं ये शो करते हैं बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। चौथा करेक्टर है कि ये बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। बायलेटरल सिमेट्री का केस क्या होता है कि बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए ओनली 1 प्लेन ऑफ डिवीजन रिक्वायर होता है। कि ये बॉडी है, इसको जब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है तो एक ही प्लेन के अलोंग करना है, एक से ज़्यादा प्लेन के अलोंग नहीं करना है। रेडियल सिमेट्री का ये केस होता है कि बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन रिक्वायर होते हैं। तो इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब कि ओनली 1 प्लेन ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन होता है बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए। अच्छा, वो 5 पॉइंट अब बताता है कि 5 पॉइंट है कि इनके अंदर जो है वो प्रोटोस्टॉम्स वाले करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्रोटोस्टॉम्स करेक्टर्स, इसका मतलब क्या है कि जो ब्लास्टोपोर होती है, ठीक है ना, ब्लास्टोपोर मतलब कि ऐसी ओपनिंग जो ब्लास्टुला स्टेज के दौरान बनती है, ठीक है ना। जाइगोट के बाद एक स्टेज आती है जिसको आप कहते हो ब्लास्टुला स्टेज। तो प्रोटोस्टॉम्स के अंदर होता है कि वो जो ब्लास्टुला स्टेज में एक पोर होता है जिसको ओपनिंग होती है, उसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। तो प्रोटोस्टॉम्स के अंदर क्या होता है कि जो ये ब्लास्टोपोर होती है ना, ये क्या बनाती है, ये बनाती है माउथ, ठीक है। तो माउथ बनाएगी। तो ये प्रोटोस्टॉम्स लाइक करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, मतलब कि जो इनकी मोलस्क की जो ब्लास्टुला स्टेज के दौरान जिनमें पोर डेवलप होता है जिसको आप ब्लास्टोपोर कहते हो, वो माउथ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इवन ह्यूमंस वगैरह के अंदर क्या होता है कि वो जो ब्लास्टोपोर होता है वो एनस में कन्वर्ट होता है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो है वो ब्लास्टोपोर माउथ के अंदर चले जाता है, ठीक है। और उसके बाद इनके अंदर जो क्लीवेज होगी, प्रोटोस्टॉम्स के अंदर क्लीवेज स्पाइरल होती है। दे शो स्पाइरल क्लीवेज, ठीक है। तो स्पाइरल क्लीवेज का मतलब क्या है कि जो माइटोटिक स्पिंडल बनना है ना, ये एनिमल के तिरछे जो है, एनिमल में तिरछी डिवीजन होती है माइटोटिक स्पिंडल की। माइटोसिस तिरछी होनी है, डिवीजन जो होनी है ना सेल्स की वो तिरछी होनी है। और जो हमारे पास जो होगा ना 8 सेल्स आने हैं, 4 ऊपर और 4 अंदर, ठीक है। तो ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इनके अंदर जो लार्वा स्टेज होती है ना वो ट्रोकोफोर लार्वा होता है। ट्रोकोफोर
ट्रोकोफोर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की है उसने, ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है, इनके अंदर लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा होता है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। वो कहते हैं कि जो इनकी सीलोम होती है ना, यू कैन सी हियर दिस सीलोम, ठीक है, ये सीलोम रिड्यूस्ड हो गए एक कैविटी बना देती है, एक खाली स्पेस बना देती है, सीलोम रिड्यूस टू एक कैविटी, ठीक है। और इस कैविटी ने हार्ट को भी सराउंड किया होता है, हार्ट, नेफ्रीडिया, ठीक है, और गोनेड्स। तो आप देख सकते हो ये कैविटी है जिसने सराउंड किया हुआ है हार्ट वगैरह को, इसको, ये हार्ट है, सॉरी ये गोनेड्स है, इसको भी ये जो ब्लू कलर से मार्क की गई है ना, ये सीलोमिक कैविटी है, इसने सराउंड किया है इस हार्ट को, इस गोनेड को, ठीक है। और इसके अलावा इसके जो है नेफ्रीडिया वगैरह को इसी ने ही, कैविटी ने ही सराउंड किया होता है, ठीक है ना, जो सीलोमिक कैविटी होती है, ठीक है। उसके बाद वो बात करता है इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो वो कहते हैं इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब कि एक प्रिमिटिव सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसका लिए अनदर टर्म यूज़ की जाती है, एक प्रिमिटिव सर्कुलेटरी सिस्टम के जो है वो वेसल्स के अंदर ब्लड नहीं है, ब्लड जो है वो एज इट इज़ बाहर ही है, वहीं से ही गैसेस का एक्सचेंज करवाया जा रहा है, लेकिन जस्ट वन क्लास जो है वो उसके अंदर जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है वो है हमारे पास सेफेलोपोड्स, ठीक है। सेफेलोपोड के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, सेफेलोपोड्स, इन सेफेलोपोड्स के पास होगा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। क्लियर। ठीक है, तो ये इसकी रास्पिंग टंग है। अब हम बात करते हैं इसकी बॉडी के रीजन्स की। रीजन्स ऑफ बॉडी, ठीक है। तो अगर हम बॉडी के रीजन्स की बात करें तो मोलस्क की बॉडी के बेसिकली 3 मेन रीजन हैं, दे हैव बेसिकली 3 मेन रीजन्स, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो, तो वो है बेसिकली हमारे पास हेड फुट, हेड फुट रीजन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास विजरल मास, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास मेंटल, ठीक है। तो 3 के बेसिक रीजन है मोलस्क की बॉडी के। तो अगर हम बात करें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इज हेड फुट रीजन, ठीक है। तो हेड फुट रीजन क्या है? हेड फुट रीजन ये इलोंगेटेड रीजन होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये एक इलोंगेटेड रीजन है, ये इसका इंटीरियर हेड है। तो अगर हम हेड फुट रीजन की बात करें तो हेड फुट रीजन एक इलोंगेटेड रीजन है, बॉडी की एंटीरियर साइड पे हेड देखने को मिलेगा, ठीक है। एक दोनों रीजन्स को कलेक्टिवली हम कहेंगे कि ये क्या है, कि ये हमारे पास इलोंगेटेड रीजन्स हैं, ठीक है। और हेड कहाँ पे देखने को मिलेगा? जो हेड होगा ये बॉडी की एंटीरियर साइड, बॉडी की आगे मुंह वाली साइड जो होती है वो एंटीरियर साइड है, ठीक है। तो ये वाली साइड जहाँ पे इसका माउथ है, इस एंटीरियर साइड पे, ऑफ कोर्स माउथ मतलब कि हेड, ठीक है ना, माउथ के पास ही ये रीजन होता है हेड का। तो एंटीरियर साइड पे क्या होगा, आगे वाली साइड पे होता है इनका हेड, ठीक है। तो बॉडी की इंटीरियर साइड पे होगा। हेड के पास जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक तो होगा हेड के पास माउथ, ठीक है। सेकंड चीज जो हेड के पास है वो है नर्वस और सेंसरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। नर्वस सिस्टम होगा हेड के पास, फिर सेंसरी सिस्टम होगा, सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो होंगे जिसकी मदद से जो मोलस्क जो है इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर्स को, केमिकल्स को सेंस करते हैं, वो सेंसरी ऑर्गन्स इस हेड के पास ही मौजूद है, ठीक है। नर्वस सिस्टम इस हेड के पास मौजूद है, माउथ इस हेड के पास मौजूद है। क्लियर। तो उसके अलावा हेड तो हो गया बॉडी के इंटीरियर साइड पे, और इलोंगेटेड, ये जो मैंने ब्राउन कलर से मार्क किया है ये इसका फुट है। तो इनके पास एक इलोंगेटेड फुट होता है, इलोंगेटेड काफी बड़ा फुट होता है,
तो इस फुट का काम क्या है, दिस फुट इज यूज्ड फॉर अटैचमेंट, ठीक है, कहीं भी सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, अटैच करने के लिए, उसके अलावा लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करने के लिए, मूव करने के लिए इस फुट को यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो हेड फुट रीजन क्या है, इलोंगेटेड रीजन है, हेड बॉडी की इंटीरियर साइड पे देखने को मिलता है, ठीक है ना, इसके अंदर माउथ, नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम होते हैं हेड के पास, और इलोंगेटेड फुट होता है, फुट अटैचमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है इनके अंदर विजरल मैस, सेकेंड थिंग इज विजरल मैस, ठीक है। तो अगर हम इनके विजरल मैस की बात करें, विजरल मैस एक्चुअली में नॉन मस्कुलर रीजन है, ये जो नॉन मस्कुलर रीजन है वो क्या है, विजरल मैस, इसके ऊपर मौजूद है मेंटल, मेंटल ने इस पूरे को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये मेंटल ने इस पूरे विजरल मास को कवर किया हुआ है। तो विजरल मास बेसिकली होता क्या है, नॉन मस्कुलर रीजन covered by mental, ठीक है, नॉन मस्कुलर रीजन है जिसको मेंटल ने कवर किया होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है कि इसके पास ना जो हमारे पास विजरल मास होता है, इसके पास ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, डाइजेशन के, सर्कुलेशन से के, रिप्रोडक्शन के, तो यू कैन सी हेयर, ये इसके पास स्टमिक वगैरह है, ठीक है, गुनेट्स है रिप्रोडक्शन के, ठीक है ना, डाइजेशन के लिए इसके पास जो है स्टमिक, इंटेस्टाइन वगैरह सब कुछ मौजूद है, ठीक है, सर्कुलेशन वाले ऑर्गन्स हैं इसके पास, ठीक है, और एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया वगैरह मौजूद होते हैं इस विजरल मास के पास, ठीक है। तो कौन कौन से ऑर्गन होंगे, दिस विजरल मास कंटेन ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, ठीक है, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन, ठीक है, और एक्सक्रीशन वाले ऑर्गन होते हैं। तो ये विजरल मास हेड फुट से ऊपर की तरफ पाया जाएगा, आपके पास जो हेड और फुट के डोर्सली, डोर्सल कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को, डी फॉर डोर्सल, डी फॉर दुम, ठीक है ना। तो इनके ऊपर वाले हिस्से में कौन सी चीज़ मौजूद होगी, ये विजरल मास इस हेड फुट रीजन के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद होगी, दिस विजरल मास इज डोर्सल, डोर्सल पोजीशन पे होता है ये हेड फुट रीजन की, ठीक है। अच्छा, थर्ड चीज हमारे पास क्या है, मेंटल, थर्ड थिंग इज मेंटल। तो मेंटल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो विजरल मास के साथ अटैच होता है, मतलब एक ऐसी कवरिंग होती है जो ये सारे विजरल मास जो कि एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन वाले जिसके पास ऑर्गन है, कलेक्टिवली इसको विजरल मास वो कह रहा है, ठीक है ना। तो इस विजरल मास वाले ऑर्गन स्ट्रक्चर के साथ मेंटल बिल्कुल ही अटैच होता है। अच्छा, मेंटल का बेसिकली काम क्या होता है, इसने ना सिक्रिएट करना होता है शेल को, विजरल मास के ऊपर ये स्ट्रक्चर होता है, विजरल मास के ऊपर इसने कवरिंग बनाई होती है और इसका काम होता है इट विल सिक्रिएट शेल, ठीक है, सिक्रिएट करना होता है शेल को, और शेल का काम क्या है, इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है ना, इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है। यू कैन सी हियर इस मेंटल के ऊपर ये शेल मौजूद है और इस शेल ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है। अच्छा, थोड़ा मैं शेल को डिस्क्राइब कर देती हूँ आपके सामने। अब हम बात करते हैं शेल की, ठीक है। तो अगर हम शेल की बात करें ना, तो मोलस्क के शेल बेसिकली 3 लेयर्स की सिक्रिएशन पे कंसिस्ट करते हैं, ठीक है ना, 3 लेयर्स, ठीक है। तो तीन कौन कौन सी लेयर है, फर्स्ट लेयर इज पेरियोस्ट्रैकम, पेरियोस्ट्रैकम, ठीक है। अच्छा, और सेकंड लेयर कौन सी है, पहली लेयर पेरियोस्ट्रैकम है, सेकंड है प्रिज्मेटिक लेयर, प्रिज्मेटिक लेयर, ठीक है। अच्छा, और थर्ड लेयर कौन सी होती है, ये प्रिज्मेटिक लेयर है, पेरियोस्ट्रैकम, प्रिज्मेटिक लेयर, और थर्ड है नेक्रियस लेयर, ठीक है। अच्छा, तो पेरियोस्ट्रैकम की अगर हम बात करें,
पेरियोस्ट्रैकम क्या है कि सबसे ऊपर वाली लेयर शेल की पेरियोस्ट्रैकम होती है। शेल की सबसे अपर मोस्ट लेयर जो इन्वायरमेंट के साथ जिसका कॉन्टैक्ट होता है वो कौन सी होती है? पेरियोस्ट्रैकम। तो ये क्या होती है? ये इसके पास एक प्रोटीन मौजूद होती है। इट इज़ प्रोटीनेशियस इन नेचर, इट कंटेन प्रोटीन। प्रोटीन का नाम क्या है? कॉन्चियोलिन। ठीक है, कॉन्चियोलाइन। ठीक है, तो स्पेलिंग इसके यही है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा इसकी। ठीक है, कॉन्चियोलाइन के प्रोटीन है इसकी शेल की अपर लेयर को जो बना रही है। ठीक है, अच्छा, मेंटल के ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं मार्जिन से, ये इस लेयर को सिक्रिएट करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसका काम क्या है इस लेयर का? ये एक्ट करती है प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर। इट विल एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, तो इसने प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर एक्ट करना होता है। अच्छा, सेकंड इज प्रिज्मेटिक लेयर। प्रिज्मेटिक लेयर जो होती है ये अपर लेयर के नीचे होती है। ठीक है, मिडल लेयर इज प्रिज्मेटिक लेयर, मिडल लेयर है ये। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि जो प्रिज्मेटिक लेयर है ये थिक होती है। इन तीनों लेयर्स में से सबसे ज़्यादा थिक लेयर प्रिज्मेटिक लेयर ही होती है। इसके पास क्या होता है? इसकी थिकनेस की वजह क्या है? वो यही है कि इसके पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ मिक्सड हुआ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिक्सड हुए होते हैं और मिक्सड होकर ये प्रिज्मेटिक लेयर बनाते हैं। ठीक है ना, तो मेंटल के ऊपर वाले मार्जिन वाले सेल्स जो होते हैं सबसे ऊपर वाले, वो भी वही ये लेयर करते हैं। ये भी मेंटल के ऊपर वाले सेल्स ही सिक्रिएट करते हैं लेयर को, और इसको भी वही सेल्स सिक्रिएट करते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, उसके बाद इसका काम क्या है इस लेयर का? इसने प्रोवाइड करनी है हार्डनेस। It will provide hardness, strength और ड्यूराबिलिटी। ठीक है, हार्डनेस प्रोवाइड करती है प्रिज्मेटिक लेयर, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ड्यूराबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो बात करता है इस प्रिज्मेटिक लेयर की भी बात हो गई है, अब वो बात करता है इस नेक्रियस लेयर की। तो नेक्रियस लेयर वो कहता है कि सबसे जो इनर शेल वाली लेयर होती है, शेल की सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो कौन सी है? नेक्रियस लेयर। इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द शेल। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये थिन शीट बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट के। इट विल फॉर्म ए थिन शीट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की काफ़ी ये थिन शीट बनाती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये भी ऑर्गेनिक मैटर के साथ ही मिक्स्ड हुआ होता है, जिस तरह का ये केस है। ठीक है ना, तो नेक्रियस लेयर भी इससे मिलकर बनी होती है। लेकिन नेक्रियस लेयर की सिक्रिएशन किस तरह होती है? तो मेंटल के जो एपिथेलियल बॉर्डर के सेल्स होते हैं, एपिथेलियल बॉर्डर सेल्स ऑफ द मेंटल, वो सिक्रिएट करते हैं नेक्रियस लेयर को। ठीक है, तो हाउ दिस नेक्रियस लेयर इज formed? It is secreted by the epithelial border cells of मेंटल। ठीक है, मेंटल के एपिथेलियल बॉर्डर सेल्स ये सिक्रिएट करते हैं नेक्रियस लेयर को। ठीक है, तो जो नेकर होता है ना, इसकी सिक्रिएशन शेल को बहुत ज़्यादा थिक बनाती है। शेल की थिकनेस की वजह ही ये नेक्रियस लेयर की सिक्रिएशन होती है। तो नेक्रियस लेयर का काम क्या है? ठीक है, नेक्रियस लेयर का काम है कि ये होते हैं शॉक अब्जॉर्बर। ठीक है, ये लेयर शॉक अब्जॉर्बर होती है, मतलब कि मोलस्क को किसी भी किस्म का कोई धचका लगे, या जो ये होते हैं हमारे पास जो मोलस्क को किसी भी किस्म का अगर कोई धचका लगता है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि उस धचके को, उस जो है वो झटके को ये खुद नेक्रियस लेयर अब्जॉर्ब कर लेती है, दूसरे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचने देती है, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है इसकी बॉडी को। तो ये शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर काम करती है। क्लियर लगी समझ? शेल की हमने बात की, अब हम बात करते हैं मेंटल कैविटी की थोड़ी डिटेल की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेंटल कैविटी की। मेंटल कैविटी क्या है? ये है मेंटल कैविटी। मेंटल और फुट के दरमियान में जो स्पेस है उसको हम कहते हैं मेंटल कैविटी। ठीक है, तो इसका काम क्या है? मेंटल कैविटी इज बेसिकली स्पेस बिटवीन मेंटल एंड फुट। ठीक है,
तो ये ना बाहर की तरफ ओपन होती है, यू कैन सी हियर, ये बाहर की तरफ ओपन होंगी, ये मेंटल कैविटी बाहर की तरफ ओपन होती है। और यहाँ पे काम क्या होता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो इसके, यहाँ पे गिल्स भी मौजूद है जिसने क्या करवाना है, गैस एक्सचेंज करवानी है। यहाँ पे ट्यूब्स भी मौजूद है जिसने, ये वाली ट्यूब ने एलिमिनेशन करवानी है जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड की, ठीक है, जो स्टमक की तरफ से आ रही है। ये वाली ट्यूब जो ब्लू वाली है, इसने जो है नेफ्रीडिया के तौर पर एक्ट करके बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करवाना है, ठीक है ना। तो इसका फिर बेसिकली ये एक वो साइट है जहाँ पे क्या करवाया जाता है, गैस एक्सचेंज करवाई जाती है, एक्सक्रीशन करवाई जाती है, एलिमिनेशन करवाई जाती है, एलिमिनेशन करवाई जाती है ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट को रिलीज करवाया जाता है, दे आल्सो डू द रिलीज ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स, ठीक है, स्पर्म्स वगैरह को इसमें से रिलीज करवाया जाता है, ठीक है। तो ये मेंटल कैविटी की बात की। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की यहाँ पे बात करते हैं, वो है रेडूला। यहाँ पे अब हम बात करते हैं रेड्यूला की, ठीक है। तो अगर हम रेड्यूला की बात करें ना, तो रेड्यूला बेसिकली एक रास्पिंग ऑर्गन है। रास्पिंग मतलब एक आरी की तरह काम करने वाला, कुतर के खाने वाला, ठीक है, एक कुतरने वाला है, ठीक है, रास्पिंग ऑर्गन है, ठीक है। इसको रास्पिंग टंग कहा जाता है कि होता है ये मस्कुलर है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो इस तरह के स्ट्रक्चर लगे होते हैं जिसने उस चीज़ को कुतर देना है। उस चीज़ के ऊपर जो है वो हम कह सकते हैं कि इस तरह की कोई स्पाइंस टाइप इसके ऊपर स्ट्रक्चर होता है जिसने इस चीज़ को के ऊपर वो रगड़ खानी है, उसके ऊपर रगड़ के उसको काटना शुरू कर देना है, ठीक है। तो रेडूला जो होता है ना, इसके ऊपर क्या होते हैं वो जो चीज़ें, जो स्ट्रक्चर देखो, ये एक मस्कुलर है ना, इसके ऊपर वो स्ट्रक्चर जो लगा होता है जिसने कुतरवाना है, वो होती हैं इस तरह की छोटी छोटी काइटनस रो के ना कर्व्ड टीथ होते हैं। काइटनस, काइटन से मिलके बने हुए ना रो होती है ऑफ कर्व्ड टीथ, ठीक है। तो एक छोटे छोटे दांत होते हैं काइटन से मिलके बने हुए, ठीक है। तो ये रेडूला के ना इधर एक कार्टिलेज से मिलके बना हुआ स्ट्रक्चर होगा जिसको आप कहोगे कार्टिलेज ओडोंटोफोर, ठीक है। तो इस कार्टिलेज ओडोंटोफोर ने जो है रेडूला को सपोर्ट किया होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि रेडूला ने मुंह से बाहर और मुंह से अंदर इस तरह मूव करना होता है, ठीक है ना, कि जिस तरह ये माउथ है ना इसका, तो रेडूला ये ऐसे बाहर और अंदर इस तरह आगे पीछे मूव करता है, तो क्लियर। तो मसल्स और जो ओडोंटोफोर ना दोनों ही इकट्ठे काम करते हैं और मुंह से बाहर अंदर आके जो है वो जो मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है ना। तो ओडोंटोफोर क्या करते हैं, ये रेडूला को हेल्प करता है कि ये मुंह से जो इसका मसल्स होते हैं यहाँ पे लगे हुए, ठीक है, और ओडोंटोफोर दोनों ही हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं इस रेडूला को, इसका मसल्स और ये कार्टिलेज ओडोंटोफोर हेल्प करते हैं रेडूला को कि वो मुंह से बाहर और अंदर जाए। और ये आगे मसल्स जो होते हैं ना, ये आगे और पीछे को मूव करवाते हैं इसको किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर, जिस तरह के अब ये कोई पत्ता है, ठीक है, इसके ऊपर ये डूला आगे पीछे मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्रिक्शन करता है कास्ट, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये इसको कट कर देगा और जैसे ही ये कट होगा तो इसको जुबान के जरिए पीछे की तरफ फूड को फेंक दिया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, उसको स्क्रैप करने के बाद, खुरचद के खाने के बाद उसको फिर पीछे की तरफ मूव कर दिया जाता है इस तरफ, और ईसोफेगस होगा इसका, ठीक है, यहाँ पे, और ईसोफेगस के जरिए उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव करवा दिया जाता है, क्लियर, ठीक है, लगी समझ। तो आई होप सो कि आपको फाइलम मोलस्का के कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।